वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपको डिस्कस करने वाली हूँ आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी के पेपर से लेकर चंडीगढ़ के कंडक्टर वाले पेपर तक, मतलब हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक हम सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अभी रीसेंट एग्जाम्स में आए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओके आईसीटी के। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ये प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख रहे हो तो उससे पहले आप लोग आईसीटी की ऐप पर, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी की ऐप पर ऑलरेडी वीडियोज़ होंगी आईसीटी की सब्जेक्ट की, जहाँ पर हमने थ्योरी कवर की है। तो पहले आप लोग वो वीडियोस चेक करोगे, उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज़ पर आओगे, ठीक है। ये मत करना कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर एमसीक्यूज़ चेकआउट करने के लिए आ गए हो और फिर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फिर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले डिस्कस की गई वीडियोस हैं, थ्योरी पोर्शन हमने कवर किया है, उसकी ऑलमोस्ट आपको 28 वीडियोस दिखेंगी। तो पहले आप वो वीडियोस कवर अप करिए, उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर पर आइए, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए हमेशा याद रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना इज़ मस्ट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजीसी के पेपर के साथ। और यूजीसी का अभी पेपर हुआ है हमारा 2024 में जो क्वेश्चन आया है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ये दोनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यूजीसी नेट का पेपर 1 शिफ्ट 1 2024, इसका हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। आपको एक्सेस टाइम स्लोएस्ट से फास्टेस्ट बताना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास टॉपिक है मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 3 टाइप की है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी और एक कैशे मेमोरी, ठीक है। इसके लिए पहले तो हमें हायरार्की पता होनी चाहिए, मेमोरी की क्या हायरार्की है एक्सेस टाइम के लिए, या आपकी फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है और स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी है। देखिए, तो अगर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी इज़ रजिस्टर। रजिस्टर के बाद आती है कैशे, कैशे के बाद आता है प्राइमरी मेमोरी, इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी और इसके बाद आते हैं क्लाउड्स, ठीक है। ये आपका हायरार्की है। तो सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी है दैट इज़ रजिस्टर। अब रजिस्टर क्यों फास्टेस्ट है ये भी बात करते हैं, और रजिस्टर मेमोरी होती क्या है। तो देखिए, ये आपका सीपीयू है, ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी है उसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम एंड रोम, जो इंटरनल मेमोरी है जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब आती हैं। ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब हर एक फाइल को सीपीयू तक पहुंचना है। मैं आप लोग को ऑलमोस्ट मेमोरी टॉपिक ब्रीफली तो नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन हम समराइज़ कर देती हूँ मैं आप लोगों को ये टॉपिक जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आंसर करना था इस क्वेश्चन का, ओके। तो देखिए, सीपीयू तक हर एक फाइल को पहुँचना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप वीडियोज़ पर जाएंगे और चेक करेंगे, ओके। तो सीपीयू तक हर एक फाइल को पहुँचना है। सीपीयू तक हर एक फाइल को क्यों पहुँचना है, क्योंकि सीपीयू इज़ अ प्रोसेसर, और बिना प्रोसेसर के ना तो फाइल ओपन होगी ना तो फाइल क्लोज होगी। तो हर एक काम करने के लिए हमें सीपीयू तक यानी प्रोसेसर तक पहुंचना पड़ेगा। और प्रोसीजर क्या है प्रोसेसर तक पहुंचने का, हार्ड डिस्क वाली फाइल्स को कभी भी डायरेक्ट सीपीयू नहीं मिलता, कभी भी प्रोसेसिंग डायरेक्ट नहीं मिलेगी। इन फाइल्स को सबसे पहले रैम में लोड होना है, उसके बाद इनको सीपीयू मिलेगा, ठीक है। तो यानी रैम से आपको सीपीयू तक पहुँचना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन सीपीयू और रैम इन दोनों के बीच में एक मेमोरी प्रेजेंट है। सीपीयू और रैम दोनों के बीच में एक मेमोरी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं कैशे। तो अगर हमें कैशे से सीपीयू तक आना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो दोनों में से यानी रैम और कैशे, इन दोनों में से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो गई, तो फास्टेस्ट मेमोरी हो गई कैशे मेमोरी, ठीक है। अब रजिस्टर मेमोरी जो है वो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है, यानी रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर ही पड़ी है। तो सबसे पहले सीपीयू किस फाइल को एक्सेस करेगा, दैट मीन्स वो सबसे पहले रजिस्टर वाली फ़ाइल को एक्सेस करेगा, उसके बाद वो कैशे वाली फ़ाइल को, उसके बाद वो रैम वाली फ़ाइल को, उसके बाद वो हार्ड डिस्क वाली फ़ाइल को एक्सेस करेगा। ये तो हमारी हायरार्की कहती है,
ठीक है। तो हमें स्लोएस्ट से फास्टेस्ट जाना है, तो इसमें स्लोएस्ट कौन होने वाला है? तो एक SSD और एक ऑप्टिकल ड्राइव, ये दोनों क्या है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव में आपके पास आता है CD, DVD और BRD, और SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब हार्ड डिस्क की जगह, ये बात आप लोगों ने जर्नली सुनी होगी, आज हम लोग हार्ड डिस्क की जगह SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं। रीज़न क्या है? हार्ड डिस्क की जगह क्यों हम SSD पर शिफ्ट हो गए? क्योंकि SSD हमको प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा फास्ट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, ठीक है। दैट मीन्स हार्ड डिस्क से भी बेटर है SSD, और बाकी जो जितने भी हमारे पास बाकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट है SSD, ठीक है। तो यानी SSD और ऑप्टिकल ड्राइव दोनों में फास्टेस्ट कौन होने वाला है? तो SSD ज़्यादा फास्टेस्ट है। सबसे स्लोएस्ट कौन हुआ? ऑप्टिकल ड्राइव। उसके बाद कौन आया? रैम कि SSD? कौन आया? रैम आया या SSD आया? ज़रा सोचो। तो सेकेंडरी मेमोरी है ना, रैम से भी पीछे, तो यानी सेकेंड आपका आया SSD, और थर्ड आया आपका रैम, और फोर्थ आया आपका कैशे। तो सबसे फास्टेस्ट कौन है? कैशे। और सबसे स्लोएस्ट कौन है? ऑप्टिकल ड्राइव, जिसमें CD, BRD और DVD आता है। तो हमें चलना है स्लोएस्ट से फास्टेस्ट, तो आंसर विल बी DCBA, ए ऑप्शन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा, जिसके लिए आपको ये हिरारिकी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये UGC के ही शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आते हैं ICT के। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। पहला क्या दे रखा है? टू इनपुट वॉइस ओवर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। तो वॉइस ओवर देने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हो। तो A आ गया यहाँ पर। टू इनपुट अ पिन, पिन इनपुट करने के लिए आप लोग नंबर पैड का इस्तेमाल करोगे, वेरी सिंपल। टू सिलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अ मेन्यू, अगर आपको ऑप्शंस मेन्यू से सिलेक्ट करने हैं तो किसका इस्तेमाल करोगे? जॉयस्टिक या माउस? तो आंसर इज माउस। और टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर हम लोग यूज़ करेंगे जॉयस्टिक का। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए जो माउस है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू सिलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अ मेन्यू, और जॉयस्टिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं C के लिए, ये भी मैं आपको बात क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों में से बेटर कौन सा रहने वाला है, किस ऑप्शन में, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमको मेन्यू में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग डेफिनेटली माउस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माउस इज़ अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। इंस्टेड ऑफ जॉयस्टिक वहाँ पर माउस का इस्तेमाल होगा, ओके। और जो आप लोगों ने प्लेन्स देखे हैं, प्लेन्स में जो हैंडल्स होते हैं संभालने के लिए, वो एक जॉयस्टिक जैसा ही डिवाइस दिया होता है वहाँ पर। जॉयस्टिक कौन सा जॉयस्टिक होता क्या है? जो हम गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिमोट से इस्तेमाल करते हैं ना गेमिंग के लिए। तो वैसा ही हमारे पास एयरप्लेन्स में भी सिस्टम होता है जिससे हम लोग हैंडल करते हैं। हैंडल जो होता है वो कुछ इस तरीके का ही होता है जॉयस्टिक का। इसीलिए टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर वी यूज़ जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू अ एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, नेटवर्किंग डिवाइस से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में मिल जाएगा, ईजीली मिल जाएगा। देखिए, एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के सिग्नल्स होते हैं, और हमारी जो फाइल्स है या डाटा है वो ट्रेवल किस फॉर्म में करता है? तो एनालॉग फॉर्म में करता है। और कंप्यूटर को कौन सी फॉर्म समझ में आती है? तो कंप्यूटर को भाई डिजिटल फॉर्म समझ में आती है, जो होता है 0 and 1। 0 का मतलब होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑफ, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है। तो अब इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक मुझे मैसेज भिजवाना है, A कंप्यूटर से B कंप्यूटर तक मुझे मैसेज भिजवाना है। तो A कंप्यूटर ने जो मैसेज डेवलप किया, जो मैसेज प्रोड्यूस किया, वो डेफिनेटली डिजिटल फॉर्म में होगा, दैट इज़ 0 1 की फॉर्म में होगा, क्योंकि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज़ ऑल्सो 0 1, ठीक है। तो उसने डिजिटल फॉर्म में मुझे डाटा दिया, लेकिन डिजिटल फॉर्म में डाटा ट्रेवल नहीं करेगा, तो डाटा यहाँ से वहाँ डिजिटल फॉर्म में ट्रेवल नहीं करने वाला।
तो उसे डिजिटल से एनालॉग में बदलना ही पड़ेगा तो ट्रेवल करवाने के लिए। तो डिजिटल से एनालॉग कौन बदलता है? मॉडेम बदलता है। उसके बाद जब सिग्नल ट्रेवल होकर यहाँ पर पहुँचा तो एनालॉग फॉर्म पहुँची, लेकिन कंप्यूटर को तो एनालॉग फॉर्म समझ में नहीं आती है, तो हमें उसे डिजिटल में बदलना पड़ेगा, यानी 0-1 में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनालॉग से डिजिटल में बदला जाता है और कौन बदलता है? मॉडेम। तो मॉडेम का काम हुआ एनालॉग से डिजिटल में बदलना और डिजिटल से एनालॉग में बदलना। ये बैंकिंग के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। और मॉडेम का काम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल बदलना और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो मॉडेम है। अगर ये बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया भी है आरआरबी में, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट या एक वर्ड और इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज़ अगर ऐसा काम किया जा रहा है, यानी एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया जा रहा है वाया कन्वेंशनल टेलीफोन लाइंस, ये एक स्टेटमेंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुई। तो इसका क्या मतलब है? तो पुराने टाइम पर जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे उसके लिए हम लोग लैंडलाइन टेलीफोन्स इस्तेमाल करते थे। बीएसएनएल वाला आपको ध्यान होगा, पुराने टाइम पे जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे बीएसएनएल वाला, तो हमारे पास लैंडलाइन टेलीफोन्स होते थे। लेकिन अब तो हम लोग कुछ एडवांस 5G पर आ गए जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर इंट्रोड्यूस हो चुका है अब। लेकिन पहला वाला हमारा बीएसएनएल का था लैंडलाइन टेलीफोन। तो हमारे पीसी में मॉडेम होता था, पीसी का इंटरनल मॉडेम होता था जो हम लोग कनेक्ट करते थे, जो हम कनेक्ट करते थे लैंडलाइन टेलीफोन के साथ, और लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्ट होता था वो ब्रॉडबैंड के डब्बे के साथ, उसके ज़रिए हमारे पास इंटरनेट आता था। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर एक लाइन और ऐड हो रही है वाया कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन, तो भी उसका आंसर मॉडेम ही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मॉडेम हुआ। फिलहाल हम ब्रिज, स्विच और एनआईसी को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिज क्या है? तो ब्रिज से मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है कि जब हमारे पास सिमिलर नेटवर्किंग्स हों तब हम कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ब्रिज। तो ब्रिज क्या है? जैसे यहाँ पर ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो इनको मैंने ब्रिज के साथ जोड़ा हुआ है, और यहाँ सी और यहाँ डी कंप्यूटर है। कुछ इस तरीके के कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और ब्रिज में 2 पोर्ट्स होते हैं, एक पोर्ट 1 और एक पोर्ट 2। यहाँ पोर्ट 1 है और यहाँ पर पोर्ट 2 है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कौन सी टोपोलॉजी है? तो यहाँ कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप तभी दे सकते हो जब आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन नेटवर्किंग का है, तो इसीलिए आपको थ्योरी पोर्शन पढ़कर ही यहाँ पर आना है ये क्वेश्चंस कवर करने के लिए। ओके, नहीं तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला अगर हम बात करें तो कौन सी टोपोलॉजी है? दिस टोपोलॉजी इज़ बस टोपोलॉजी, क्योंकि एक सिंगल केबल पर कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी बस टोपोलॉजी है और यहाँ पर भी बस टोपोलॉजी है। तो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ब्रिज से बनना है तो यही बन जाता है कि जब सेम नेटवर्किंग्स को जोड़ना है या सेम प्रोटोकॉल्स को जोड़ना है तो कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस इस्तेमाल होगा। या क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन ऐसा है जब आपको सिमिलर लैन्स जोड़ने हैं या 2 लैन जोड़ने हैं, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क जोड़ना है, तो दोनों साइड पे सिमिलर हुआ ना, एक साइड पे लैन लगा है दूसरे साइड पे भी लैन लगा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ करोगे, दैट इज़ ब्रिज। सिंपल। ओके, तो अब ये काम कैसे करेगा ब्रिज? सबसे पहले ए ने पहली बार, अभी तक इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन नहीं किया, पहली बार ए कंप्यूटर सी कंप्यूटर को कोई मैसेज भिजवा रहा है, तो वो कैसे भिजवाने वाला है? वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, यानी सभी को मैसेज भिजवा देगा। ब्रिज को ए मैसेज भेजता है कि मैं पोर्ट 1 में बैठा हूँ और मैं सेंडर हूँ, और सी कंप्यूटर ब्रिज को मैसेज भेजता है कि मैं रिसीवर हूँ और मैं पोर्ट 2 में बैठा हूँ। तो सेकेंड टाइम पर ब्रिज को पता चल जाता है कि ए जो है वो पोर्ट 1 में बैठा है और सी पोर्ट 2 में बैठा है। अब सेकेंड टाइम पर जब ए ने सी को मैसेज भेजना है तब ब्रिज सिर्फ सेकेंड पोर्ट में ही सर्कुलेट करेगा मैसेज, क्योंकि उसको ये बात क्लियर है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। एग्जैक्टली नहीं पता उसकी पोजीशन, सिर्फ पोर्ट में पता है। लेकिन जो स्विच होता है, स्विच हमारे पास एक ऐसा पोस्टमैन होता है जो पढ़ा लिखा है, तो जब पढ़े लिखे पोस्टमैन के पास आपकी चिट्ठी है तो पर्टिकुलरली आपके पास ही पहुंचेगी स्पेसिफिकली, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पोस्टमैन है वो पढ़ा लिखा नहीं है
तो आपकी चिट्ठी किसी के पास भी पहुंच सकती है, या वो सभी को पूछेगा कि क्या ये चिट्ठी आपकी, क्या ये चिट्ठी आपकी, कुछ इस तरीके से काम होता है। तो जो हब होता है, एक और नेटवर्किंग डिवाइस आता है हब, जो ब्रॉडकास्टिंग करता है, यानी जो पढ़ा लिखा पोस्टमैन नहीं होता है, कुछ इस तरीके से काम करता है। तो जितने कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं सभी को मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन स्विच क्या करता है, पर्टिकुलर का मैसेज पर्टिकुलर तक भेजता है। लेकिन इतना इंटेलिजेंट हमारा ब्रिज नहीं है। ब्रिज पहला काम तो हब के जैसे कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन सेकेंडली वो काम सिर्फ पॉट में सर्कुलेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर भेजना। ऐसा कुछ काम करता है ब्रिज। स्विच के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर का मैसेज पर्टिकुलर को ही सेंड करता है। NIC क्या होता है, NIC इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC एक पॉट होता है। जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के साइड में बहुत सारे पॉट्स लगे होते हैं ना, जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह अटैच करते हो, USB, एक थोड़ा बड़ा सा पॉट होता है जिसके अंदर इंटरनेट की केबल लगती है। वो जो पॉट होता है उसको हम NIC पॉट कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, चलिए फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर था जो डिजिटल से एनालॉग बदल रहा है, दैट इज़ मॉडम, और मॉडम की फुल फॉर्म इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक का, दैट इज़ मेमोरी यूनिट। UGC नेट में तो हमेशा आना है ये वाला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कोई ना कोई क्वेश्चन रहना ही है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट A से D अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो हमारे पास मेमोरी कौन सी हैं, तो मेमोरी हमारे पास हैं KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB और YB। ठीक है, 1 KB इक्विवेलेंट है 1024 बाइट्स के, 1 MB 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 TB, 1024 PB, 1024 EB एंड 1024 ZB। ये तो इक्विवेलेंस हो गई। ओके, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, पहली स्टेटमेंट 25 KB इज़ लार्जर देन 100 MB। छोटा और बड़ा हम कैसे निकाल सकते हैं, जब दोनों सिमिलर यूनिट्स में हो, लेकिन ये सिमिलर यूनिट्स में नहीं है। यहाँ पर KB मेंशन है और यहाँ पर MB मेंशन है, तो आप MB को KB में बदल सकते हो, तभी ये दोनों एक बराबर होंगे और हम पता लगा सकेंगे कौन छोटा और कौन बड़ा। जैसे एक मान के चलो, एक क्वेश्चन में डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 1 MB है, 1 MB को मुझे बाइट्स में बदलना है। अगर मुझे 1 MB को बाइट्स में बदलना है तो मैं 1024 से 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या ये बाइट्स में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। 1024 इंटू 1024, तो ये बाइट्स में बदल जाएगा। तो 1 MB को अगर मुझे बाइट्स में बदलना है तो मैं 2 बार 1024 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, तो ये बाइट्स में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 KB तो दे रखा है, ये 100 MB है, तो 100 MB को अगर बाइट्स में बदलना, 100 MB को अगर KB में बदलना है तो भाई 100 इंटू 1024 करोगे तो ये KB में बदल जाएगा ना। सिंपल मैथ्स है ये, आप लोगों की बेसिक मैथ्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप लोग पहले समझ लेंगे, आप लोग को थ्योरी पोर्शन में मेमोरी यूनिट वाला टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से पहले आप लोग पूरा टॉपिक चेकआउट करेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो। नहीं तो क्वेश्चन समझने में मुश्किल आ रही होगी आप लोगों को कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 25 KB और 100 इंटू 1024 KB, तो भाई डेफिनेटली 100 MB जो है वो ज़्यादा बड़ा है 25 KB से, सिंपल समझ में आता है। सेकंड देखिए, 999 MB इज़ लार्जर देन 50 GB, तो भाई हम क्या करने वाले हैं, GB को MB में बदल लो। तो जब GB को MB में बदलोगे तो 50 इंटू 1024 इंटू 1024 करोगे 2 बार, GB है ना, GB को किस में बदल रहे हो, MB में बदल रहे हो। GB को MB में बदल रहे हो तो 1024 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तब भी हमारी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट, 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB,
ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है कि ट्रू है? देखिए, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो, KB GB में हम नहीं बदल रहे हैं इनको, हम सिंपल क्या करते हैं, सारी स्टेटमेंट्स को बाइट्स में बदलते हैं ताकि हमारे लिए एक ही मेथड रहे, ठीक है? नहीं तो KB MB में बदलोगे तो मुश्किल होता चला जाएगा। वैसे तो आपको सिंपल, अगर मेमोरी यूनिट टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, C स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। सिर्फ नंबर्स देख के समझ में आ रही होगी बात। C स्टेटमेंट सिर्फ इसकी ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हैं। देखो, हम क्या करते हैं, KB और MB इन सबको बाइट्स में बदल लेते हैं, ठीक है? तो जब मुझे बाइट्स में बदलना तो आता है सिंपल एक चीज़, 25 KB को अगर मुझे बाइट्स में बदलना है तो 1024 से मल्टीप्लाई करूँगी सिर्फ, तो ये बाइट्स में बदलेगा। और 100 MB को अगर मुझे बाइट्स में बदलना है तो मैं 100 इंटू 1024 इंटू 1024 करूँगी, तब ये बाइट्स में बदलेगा, ठीक है? अब दोनों की सेम यूनिट हो गई, तो कौन छोटा कौन बड़ा? तो भाई 100 MB जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा इंस्टेड ऑफ 25 KB। ये हमें यहीं से कैलकुलेशन से बात समझ में आती है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब आते हैं इस पे, 999 MB हो गया, तो 99 MB को जब आप बाइट्स में बदलोगे तो 999 इंटू 1024 होगा, इंटू 1024, 2 बार 1024 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर GB को बदलना है तो 50 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 होने वाला है 3 बार, यानी दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि 50 GB ज़्यादा बड़ा होने वाला है जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब। अब 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB, तो 3500 इंटू 1024 होगा, तब ये बाइट्स में बदलेगा। और 2 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 होगा, तब ये बदलेगा बाइट्स में। अब दोनों में से बड़ा कौन? तो भाई ये वाला 2 GB बड़ा होने वाला है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब आ जाओ इस पे, 2350 बाइट्स तो है ही और 2 KB है, तो 2 इंटू 1024, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो हमें बाइट्स में बदल लेना है अगर स्मॉलर और लार्जर हमें निकालना है तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी C स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये कैसे बदला जा रहा है, इसके लिए भी KB MB GB TB ये याद रखेंगे। तो 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर है, 1 MB 1024 KB के बराबर है। जब 1 MB को बाइट्स में बदलना है तो 1024 से 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। 1 GB को अगर बाइट्स में बदलना है तो 1024 से आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये बाइट्स में बदलेगा, ठीक है? खाली GB तक ही है, ओके। तो 1 KB को अगर बाइट्स में बदलना है तो 1024 से 1 बार मल्टीप्लाई करना है उस टर्म को, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the base 10 equivalent of the base 4 number 3013? Question is from number conversion. नंबर कन्वर्जन का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते हैं नंबर कन्वर्जन में, बेस 10 से बेस 2, बेस 10 से बेस 8, 12 टाइप्स पढ़ते हैं यहाँ हम कन्वर्जन की। इसकी भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना? जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें नंबर कन्वर्जन नाम से वीडियो होगी, वहाँ से आप लोग चेक कर लेंगे ये कन्वर्जन वाला पोर्शन। तो जब हमें बेस 10 से इन बेसिस में बदलना होता है तब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8 और डिवाइड बाय 16, ठीक है? अब जब हमें उल्टा करना है, यानी अब हमें क्या करना है, बेस 2 से बेस 10, बेस 8 से बेस 16, सॉरी बेस 8 से बेस 10 और बेस 16 से बेस 10। जब हमें ये कन्वर्जन करनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड से चलते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 0 लगाते हैं, यहाँ की 8 की पावर 0 और यहाँ 16 की पावर 0 से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ तो बेसिस डिफरेंट दे रखे हैं ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, बेस 10 इक्विवेलेंट बताना है बेस 4 नंबर का। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब बेस 10 से आप इन बेसिस में बदल रहे हो,
या इनकी जगह अदर बेस है, जैसे यहाँ पे 2, 8, 16 है, तो अब बेस आ गया 4 या बेस आ गया 6 या बेस आ गया 7, तो आप उन नंबर्स को उनसे डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पर अब बेस 10 से बेस 2 जा रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे नंबर को, अब बेस 10 से बेस 7 जाओगे तो गिवन नंबर को डिवाइड बाय 7 करोगे, बेस 10 से बेस 4 जाओगे तो गिवन नंबर को 4 से डिवाइड करोगे। सेम यहाँ पर ऐसे, अब बेस 4 से बेस 10 जाना है तो अब किसका बेस किसकी पावर लगने वाली है, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास नंबर है 3013। ओके, तो ये नंबर मेरा बेस 4 का है और मुझे बेस 10 में बदलना है, तो ये वाला टाइप लगेगा। तो 3013 राइट हैंड साइड से चले, राइट हैंड साइड से चले और बेस 4 से बदलना है बेस 10 में, तो पावर किसकी लगनी है, 4 की, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 3। अब सॉल्व कैसे करना है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो आंसर विल बी 0, तो 0 वाला हम स्किप करेंगे। पहली टर्म है ये, लिखी कैसे जाएगी, 3 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 0। सिंपल। अब इसे करिए सॉल्व ज़रा। तो क्वेश्चन है 3 इंटू, तो 192 प्लस 4 प्लस किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ 3 आएगा, तो आंसर इज 199। आंसर आ गया 199। दिस इज योर आंसर। तो आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। जब आप डायरेक्ट आए हो देखने के लिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन विल बी डिफ़िकल्ट, लेकिन थ्योरी पढ़ा हुआ है और फिर आए हो देखने के लिए तो दिस विल बी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आपके शिफ्ट 1 में थे। अब यूजीसी नेट पेपर 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। लीजिए, अगेन क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नंबर कन्वर्जन। शिफ्ट 2 में भी नंबर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, और वैसे नंबर कन्वर्जन के यूजीसी में जो क्वेश्चन आते हैं वो डेसिमल वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार थोड़े थोड़े से घुमा के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन ईजी थे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत आसान थे, आप इजीली कवर कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ एल if L represent a number L in base m number system, then identify the correct ascending order of the following numbers A to D. A से D बताना है when converted to base 10 number system. ओके, तो मतलब जो भी गिवन नंबर है उसको हमें बेस 10 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे ज़रा देखिए। अभी मैंने बताया कि जब बेस 10 से हम बेस 2 में बदल रहे हैं, एक मिनट, ओके, बेस 10 से 2 और 10 से 8 और 10 से 16, तो इनमें हम डिवाइड करते थे ना, ये काम करते थे, लेकिन अब हमारे बेसिस चेंज हो गए हैं। अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, 16 से 10 बेस में कन्वर्ट करना है ना हमें, बेस 16 से 10, तो क्या करना था, मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड से चलना है, मल्टीप्लाई करना है और 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 उस तरीके से सॉल्व करना है। तो गिवन नंबर इज़ 8b, बेस 16 का नंबर है और किस में चलना है, बेस 10। और हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, तो हेक्साडेसिमल नंबर, बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसमें टोटल 16 नंबर्स होते हैं, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 to 9 आर नंबर्स, लेकिन A से लेकर F तक हम डिनोट करते हैं 10 से 15 को। यानी अगर 10 रिजल्ट आ रहा है तो मुझे A लिखना है, 11 आ रहा है तो B, ऐसे ही आप 15 तक के नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर दोगे। ये रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल नंबर की। 0 to 9 आर नंबर्स बट 10 to 15 आर डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट्स, दैट इज़ A to F। ओके, चलिए, तो 8B दे रखा है, B का मतलब क्या हुआ, 11, तो 8 और 11,
राइट हैंड साइड से चले, किसकी पावर लगनी है? 16 की। लेकिन ये कंप्लीट इज़ अ नंबर, इनको अलग अलग कंसिडर नहीं करना है, कहीं 111 में ये 1 अलग कंसिडर कर लिया, ये 1 अलग नहीं, ये कंप्लीट एक नंबर रहेगा। तो पावर इज 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, तो 8 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 11 इंटू 16 की पावर 0। कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। वन 28 प्लस 11, तो 139 आया इस क्वेश्चन का आंसर, 139 बेस 10 में। ठीक है, ए ऑप्शन का आंसर आ गया है 139। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ये 139 आया है। अब 8 से 10 में जाना है, तो 8 से 10 में जाने के लिए वही राइट हैंड साइड से चलोगे, लेकिन जब 8 से 10 चलोगे तो किसकी पावर लगाओगे? 8 की पावर लगाओगे। 8 से 10 चलोगे तो 212 नंबर है, राइट हैंड साइड से चलोगे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। तो पहला डिजिट है ये लिखना, सेम इसी तरीके से है, 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 128 प्लस 8 प्लस 2 इज़ 138, तो इसका आंसर आया 138 बेस 10 में, 138। नेक्स्ट है 260 नंबर है बेस 7 में। अब बेस 7 से जब बेस 10 चलोगे तो किसकी पावर लगाओगे? सेम वही 7 की पावर लगनी है। मैं आपको सारे सॉल्व करके दे रही हूँ क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट टाइप कैसे सॉल्व होने वाली है। 260 नंबर था ना बेस 7 का, बेस 7 से बेस 10 चल रहे थे, तो 260, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2, तो 2 इंटू 7 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 7 की पावर 1, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगी टर्म, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे सॉल्व करने पर मेरा आंसर आया 140, यहाँ पर आंसर है 140 बेस 10 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, बेस 2 से बेस 10 चलना है, नंबर दे रखा है डी ऑप्शन में 1 0 0 0 1 1 0 1, तो वही राइट हैंड साइड से चले। अब किसकी पावर लगेगी? 2 की, 2 3 4 5 6 और 7, तो यानी 2 की पावर 7 यानी 128, 2 की पावर 3 यानी 8, 4 प्लस 1। ठीक है, तो आंसर इज 141 बेस 10। यहाँ पे आंसर आ गया 141। तो ये थे इनके बेस 10 सॉल्व करने के बाद। तो इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, सिंपल। तो देख लीजिए, नंबर कन्वर्जन टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों शिफ्ट में डिस्कस हुआ है क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इज़ ट्रू? पहली स्टेटमेंट है HDD। HDD का क्या मतलब हुआ? हार्ड डिस्क ड्राइव में एक्सपीरियंस है हेड क्रैश। क्या हार्ड डिस्क में हेड क्रैश होता है? बिल्कुल होता है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव।
are also known as volatile memory. What do you mean by volatile? Volatile का मतलब होता है data is erased on electricity off. जब डाटा इरेज हो जाए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने पर, यानी अगर आप अपने पीसी पर कोई काम कर रहे थे और आपने फाइल को सेव नहीं किया और लाइट चली जाती है तो वो फाइल उड़ जाती है। इस नेचर को वॉलेटाइल कहा जाता है। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में बात करें तो कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है? तो प्राइमरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होता है, डाटा इरेज नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर। तो SSD इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो SSD इज़ नॉन वॉलेटाइल, नॉट वॉलेटाइल। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, HDDs डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स। क्या है? हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स नहीं होते। तो हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क कैसे दिखता है? तो हार्ड डिस्क कुछ ऐसा दिखता है। ये जो दो प्लेट्स हैं इनको हम मैकेनिकल प्लैटर्स कहते हैं, मैकेनिकल प्लैटर्स कहते हैं। और यहाँ पर एक रीड और राइट हेड होता है, इसे हम कहते हैं रीड और राइट हेड। जैसे पुराने टाइम की मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा, वो सॉन्ग प्ले करने के लिए एक CD सी पड़ी होती है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके का पड़ा होता है और वो ऐसे मूव कर रहा होता है और सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। तो ये जो पड़ा था ऐसे गोल गोल घूम रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर रीड एंड राइट हेड होता है। इसका काम ही फाइल्स को रीड और राइट करना होता है। तो ये इसी तरीके से गोल गोल घूमता है। तो भाई हार्ड डिस्क डोंट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, तो भाई होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। कंप्यूटर यूजुअली हैव मोर मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी, नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो भाई सिर्फ ए स्टेटमेंट हमारी ट्रू है जिसमें हार्ड डिस्क में एक्सपीरियंस अ हेड क्रैश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेज आर आउटपुट डिवाइस ओनली? वेरी इजी क्वेश्चन। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो ट्रैक बॉल जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। और ट्रैक बॉल होता क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। माउस होते थे पुराने टाइम के, जो वायर्ड वाले माउस आते थे, माउस के नीचे एक बॉल देखते होगे जहाँ लाइट ऑन सी रेड कलर की लाइट दिखती थी। तो वो जो बॉल होती थी, अगर वो बॉल ख़राब हो जाए तो माउस का पॉइंटर इधर से उधर मूव नहीं कर होता था। आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा ना। तो वो जो बॉल थी दैट वाज ट्रैक बॉल। और ट्रैक बॉल का काम क्या है? नेविगेशन। लेकिन ये एक इनपुट डिवाइस है, तो ये तो इनपुट हो गया। CRT मॉनिटर, दिस इज आउटपुट, मॉनिटर ही है लेकिन CRT का फुल फॉर्म इज कैथोड रे ट्यूब। नंबर पैड और प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस। नंबर पैड क्या है? जहाँ पर आप लोग नंबर्स इनपुट दे रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट कौन कौन हुआ? B and D, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर जो होता है वो इस्तेमाल होता है टू मेक फ्लेक्स, जो पोस्टर बनाता है, या ब्लूप्रिंट, यानी घर के जो नक्शे बनाते हैं, पोस्टर्स और फ्लेक्स बनवाते हैं हम जिन मशीन से, उनको प्लॉटर्स कहते हैं। और घर के नक्शे बनाए जाते हैं इन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। HTTPS, पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन, ये भी नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ये भी नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? HTTP, दो ये प्रोटोकॉल्स हैं ये सभी आपके। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP की फुल फॉर्म हो गई। लेकिन बाद में S लग गया, S मतलब सिक्योर, या हम सिक्योर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पुराने, अगर आप लोग बैंकिंग के साइट्स खोल रहे हो तो आप देखोगे ऊपर HTTPS लिखा हुआ आएगा इंस्टेड ऑफ HTTP। तो जो भी साइट्स आपकी सिक्योर होती हैं वो सब HTTPS में खुलती हैं, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? देखो, SMTP आप सभी ने सुना होगा।
SMTP की फुल फॉर्म इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हो गया फुल फॉर्म SMTP का। लेकिन SMTP का काम क्या है? तो SMTP मेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू सेंड ईमेल्स। तो ऑप्शन देख लो भाई, सेंड ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, तो ये आ गया सी वाला ऑप्शन। अब FTP क्या होता है? FTP इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTP का काम क्या होता है? फाइल से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसे FTP ने करना है, चाहे वो काम अपलोडिंग हो चाहे वो काम डाउनलोडिंग हो। तो ये दो काम होते हैं वैसे तो FTP के, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, दोनों काम करने हैं FTP ने। तो FTP देखिए, एनक्रिप्ट्स डाटा, ऑनलाइन ट्रांसमिशन, ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। फाइल टर्म्स आ गई ना, या कौन सा ऑप्शन बनेगा? देखिए, एनक्रिप्ट डाटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन, सेंड TCP पैकेट्स टू वेब ब्राउज़र, ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट, दिस इज़ D। अब ऑप्शन चेक कर लो। अब आ जाओ SSL पर। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSL का काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। और ये एक इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो एनक्रिप्ट करता है डाटा को ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर सॉकेट लेयर। और इसका काम है टू एनक्रिप्ट डाटा टू कीप इट सेफ। तो एनक्रिप्शन वाला हमारे पास सेकंड वाला है, तो ये आ गया B। तो HTTPS का काम हो गया सेंड्स TCP/IP पैकेट्स टू वेब ब्राउज़र, यानी A ऑप्शन। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Around 1945, who developed the idea of a stored program computer that was to hold programs and data in a memory, and then data would move between the memory and the processor? Okay, देखिए इसके लिए ये आपका CPU है, इनपुट डिवाइस ने देना है इनपुट, और वो जाना है प्रोसेसर में। प्रोसेसर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ALU, CU, MU, और आउटपुट डिवाइस ने देने हैं आउटपुट। ठीक है, दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये एक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है जो देने वाला, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का जो फाउंडर था दैट वाज जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है। इसका आंसर जॉन वॉन न्यूमैन ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अराउंड 1945 हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स दैट वाज टू होल्ड प्रोग्राम्स एंड डेटा इन द मेमोरी, एंड देन डाटा वुड मूव बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर। ठीक है, मतलब इनपुट डिवाइस ने इनपुट दिया, उसको हमने मेमोरी में स्टोर किया, क्योंकि CPU का कंपोनेंट ही मेमोरी यूनिट है, और आउटपुट डिवाइस ने आउटपुट दिखाया। ये सारा काम तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में ही हो रहा है ना। और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देने वाला कौन है? तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देने वाला आपका है जॉन वॉन न्यूमैन। और ये बाकी फाउंडर्स भी हैं, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है। और टिम बर्नर्स-ली फाउंडर है HTTP का और www का। www इज़ वर्ल्ड वाइड वेब और HTTP इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चार्ल्स बेबेज सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज इज़ फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। देखो, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कौन है, क्वेश्चन ये था, और ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज भी दिया हुआ था, तो हम लोग चार्ल्स बेबेज करेक्ट करके आ जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस अलग है, कंप्यूटर्स अलग है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर सिर्फ चार्ल्स बेबेज है। ओके, तो जॉन वॉन न्यूमैन इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपके पंजाब क्लर्क पेपर में भी क्वेश्चन था, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया?
आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देने वाला जॉन वॉन न्यूमैन ही है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके यूजीसी नेट के। ओके तो ये यूजीसी नेट के आपके क्वेश्चन थे। तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए। तो अगर हम यहाँ पर समराइज़ करें कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे गए थे, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखो फंडामेंटल का क्वेश्चन था। वैसे हमारे पास एमएस एक्सेल का एक शीट आता है जिस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूजीसी में आया ही है क्वेश्चन एक्सेल का। एक शीट बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस बार दोनों शिफ्ट में नहीं आया था। ठीक है, तो इस बार जो क्वेश्चन डिस्कस हुए वो कहाँ से हुए, कंप्यूटर की मेमोरी से। मेमोरी पोर्शन इज़ डिफरेंट एंड मेमोरी यूनिट पोर्शन इज़ डिफरेंट। मेमोरीज़ में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी था, और मेमोरी यूनिट में KB MB GB वाला क्वेश्चन, जिसमें स्मॉलर और लार्जर मेमोरी यूनिट बताना था। ठीक है, इस मेमोरी यूनिट में लार्जर और स्मॉलर बताने वाले में भी हर साल क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक आप किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के हैं। और आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन भी था, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन देखा है आपने, अभी हमने किया कवर। तो ये आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन थे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है नंबर कन्वर्जन। नंबर कन्वर्जन का भी पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन टॉपिक आपको देखना पड़ेगा नंबर कन्वर्जन, उसके बाद आप लोग यहाँ पर वीडियो देख पाओगे, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक्स आप हम लोग को पढ़ने थे अच्छे से। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे फॉर यूजीसी नेट। और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इससे पुराने वाले शिफ्ट्स में भी आए हैं, पुराने वाले पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों, और हम लोग आगे भी और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।